नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये पाठ RBSE पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ है। इसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भोजन की आवश्यकता के बारे में कि हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में और असंतुलित भोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन के विभिन्न घटक। भोजन के कुल 7 घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और खाद्य रेशे। इन सारे घटकों को हम लिखेंगे, साथ में इनके स्रोत लिखेंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है तो वो किन से मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है वो किससे मिल रही है, उन सभी घटकों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भोजन के विभिन्न घटक, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व ये एक नॉर्मल सी बेसिक जानकारी है। स्पष्ट रूप से आपके किताब में प्रश्न नहीं पूछा गया है या फिर इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कि भोजन के पोषक तत्वों के कौन कौन से स्रोत है। तो भोजन के पोषक तत्व हैं वो कुल 7 है। सबसे पहला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में दूसरा है प्रोटीन। उसके बाद वसा, फिर विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और 7वां है जल। तो ये सारे 7 पोषक तत्व हैं, विभिन्न भोजन के विभिन्न घटक है। इन सभी से मिलकर भोजन बना होता है या फिर जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनमें हमें ये पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है, खनिज लवण है और खाद्य रेशे। ये सारे पोषक तत्वों के आपको नाम याद रखने हैं। फिर आपको ये याद रखना है कि भोजन के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी खाद्य सामग्री है जिसे हम खाते हैं और उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वैसे तो जो हम संतुलित भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कभी कभार एक कोई स्पेशली पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं यानी कि शर्करा वाली चीज़ें हैं, उस शर्करा के अंदर जैसे कि गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, इन सभी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आलू, शकरकंद, इन सभी के अंदर भी क्या होता है, इन सभी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा अगला पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। तो आपको कोई भी पूछ ले कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है या फिर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। और वैसे सामान्यतः प्रोटीन के जो मुख्य रूप से स्रोत है वो सभी दालों को हम प्रोटीन के स्रोत कह सकते हैं। जो प्रोटीन का वृहद स्रोत है वो है दालें। सभी दालों के अंदर प्रोटीन मिलती है, तो हम यहाँ लिखेंगे सभी दालें, और विशेष रूप से हम यहाँ एक सभी दालें और साथ में हम लिख लेंगे सोयाबीन, और सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन। तो हम कोष्टक में लिख सकते हैं सर्वाधिक, तो यहाँ सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा दूध है, इसके अलावा अंडे है, मांस है। ये सारे जो भोजन के स्रोत हैं इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलती है। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें प्रोटीन मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है वसा, और वसा हमें जो मिल रही है, तो आपको सामान्य तौर पर मैं बताऊं तो जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, उन सभी तेलीय पदार्थों के अंदर वसा होती है। उन सभी तेलीय पदार्थों के अंदर क्या होती है? वसा। उदाहरण के तौर पर दूध है, उदाहरण के तौर पर दही है, उदाहरण के तौर पर घी है, उदाहरण के तौर पर सभी प्रकार के वनस्पति तेल है,
जैसे कि सरसों का तेल है, जैसे कि मूंगफली का तेल है। ये सारे जो तेल है उन सभी तेलों के अंदर, घी के अंदर, दूध के अंदर, इन सभी चिकने पदार्थों के अंदर, मांस के अंदर, इन सभी के अंदर क्या होता है? इन सभी के अंदर होता है वसा। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? वसा नामक भोजन का स्रोत पाया जाता है, एक प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि दूध है, घी है, विभिन्न तेल, विभिन्न वनस्पति तेल क्या कहेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन जानवर तेल है उसमें भी पाया जाता है विभिन्न तेल। उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? इन सभी के अंदर वसा पाई जाती है। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? इन सभी के अंदर वसा पाई जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन कोई एक विटामिन नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो विटामिन है, इन सभी विटामिनों के अंदर, इन सभी विटामिनों का मुख्य रूप से हम स्रोत देखें तो इन विटामिन जो मिल रहे हैं अपने को, ये हरी सब्जियों से भी मिलता है, ये खट्टे पदार्थों से भी मिलता है, ये दूध से भी मिलता है। इसके अलावा एक ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार के विटामिन है, उनके विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। तो हम यहाँ सामान्य तौर पर लिख सकते हैं जैसे कि दूध से भी अपने को विटामिन मिलता है, जैसे कि हरी सब्जियाँ हैं उससे भी अपने को क्या मिलता है? हरी सब्जी से भी अपने को विटामिन मिलते हैं। इसके अलावा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अपने को कौन सा विटामिन मिलता है? आपको पता है? सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिल रहा है वो विटामिन है विटामिन डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूध है, हरी सब्जियां हैं, सूर्य का प्रकाश है, इन सभी से अपने को क्या मिलता है? इन सभी को से अपने को विटामिन मिलता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है खनिज लवण। खनिज लवण है, खनिज लवण का मतलब है, देखो खनिजों का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खान से निकालते हैं या फिर ज़मीन में से खोद के निकालते हैं वो खनिज होते हैं। जैसे कि आयरन है, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि फॉस्फोरस है। ये सारे जो पदार्थ हैं ये सारे खनिजों के अंदर आते हैं। जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है। तो ये उन पदार्थों के अंदर ज़्यादा होता है जो ज़मीन के अंदर से या फिर ज़मीन के लगभग नज़दीक में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर शकरकंद है, उदाहरण के तौर पर आलू है। ये सारे जो पदार्थ हैं इनको हम ज़मीन से बाहर निकाल के फिर खाते हैं। शकरकंद है, गाजर है, इन सभी पदार्थों के अंदर खनिज लवण थोड़े से ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसके अलावा जो खनिज लवणों का एक स्रोत है जो हम सब्जी के अंदर मिलाते हैं या फिर आटे के अंदर रोटी बनाते वक्त मिलाते हैं तो वो है नमक। तो साधारण जो नमक है जिसके अंदर हम आयोडीन अलग से मिलाते हैं और आयोडीन युक्त नमक बनता है, तो आयोडाइज्ड साल्ट है या फिर आयोडीन युक्त नमक है, वो भी एक प्रकार से खनिज लवण का स्रोत है। तो हम यहाँ लिखेंगे NaCl या फिर हम लिख सकते हैं नमक NaCl। और फिर इसके अलावा हरी सब्जियां, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे मिलता है खनिज लवण। अब इसके बाद में बात आती है खाद्य रेशों की। अब अपने को समझना है खाद्य रेशे होते क्या है। खाद्य रेशे एक प्रकार का पोषक तत्व है जो कौन से पदार्थों में मिलता है? ये उन पदार्थों के अंदर मिलता है जिनके अंदर धागुनुमा संरचना पाई जाती है, रेशेनुमा संरचना पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए अपन उदाहरण लेते हैं पत्ता गोभी का। किसका उदाहरण ले? पत्ता गोभी का। तो पत्ता गोभी का सिर्फ एक पत्ता उखाड़ना आपको और फिर देखना है पत्ता गोभी का ऊपर से एक पत्ता आपको अलग करना है और फिर उसमें देखना है कि उसमें पतली पतली कलिकाएं है कि नहीं है, पतली पतली ये जो वाहिकाएं है कि नहीं है। ये सारी जो वाहिकाएं उस पत्ते के अंदर दिखेगी और वो पत्ते के अंदर जो वाहिकाएं दिखती है वो सारी क्या होती है? वो एक प्रकार का रेशा है, एक प्रकार का धागा है। और ये धागेनुमा संरचना वाली जितनी भी सब्जियां हैं उन सभी सब्जियों के अंदर क्या पाया जाता है? खाद्य रेशे पाए जाते हैं। अब इनका उपयोग क्या है? अपने शरीर में इनका क्या उपयोग है? तो अपने शरीर में भी इसका काफ़ी मुख्य भूमिका निभा रहा है ये सारे रेशे। ये सारे रेशे क्या करते हैं? अपने शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने शरीर के अंदर भोजन को पचाने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाता है और ज़्यादा करता है। ये कैसे करेगा? ये आहार नाल के अंदर ये घिसेगा और घिसने के बाद में खाद्य रेशे हैं वो क्या करते हैं? ये सारे खाद्य रेशे वो अपने शरीर में आहार नाल को साफ करते हैं और आहार नाल को जैसे ही साफ हो जाएगी तो उसके बाद में उसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। तो क्रियाशीलता बढ़ने के कारण ये खाद्य रेशे अपने लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये भी किस में पाए जाते हैं खाद्य रेशे? ये ज़्यादातर हरी सब्जियाँ। ऐसी कौन सी हरी सब्जियाँ? जैसे कि पत्तेदार। कैसी हरी सब्जियाँ? पत्तेदार हरी सब्जियाँ, जैसे कि पालक है, जैसे कि पत्ता गोभी है।
फिर अपना अगला पोषक तत्व है वो है जल। आप सभी को पता है हम जल है वो बाहर से भी पीते हैं, पीने योग्य पानी, यानी कि पानी के रूप में भी हम जल नामक जो पोषक तत्व है उसे ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, उसमें जल की ज़्यादा मात्रा होती है, उसमें वाटर की ज़्यादा मात्रा होती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे तरबूज की, तो तरबूज के अंदर भी पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। और इसके अलावा होता है खरबूजा, तो तरबूज और खरबूजा इनके अंदर भी क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इन पदार्थों के द्वारा पानी के रूप में हम जल या फिर पानी को ग्रहण कर रहे हैं। और इसके अलावा तरबूज के रूप में या खरबूजा जब भी हम गर्मियों के दिनों में खाते हैं या फिर शरबत के रूप में जैसे हम पीते हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम पानी की मात्रा ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा खाद्य रेशे के लिए ये है, खनिज लवण के लिए ये वाले पदार्थ, इन सभी पदार्थों का आपको एक बार आपको याद रखना है। एक बात आपको बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी आप जैसे आप आगे की क्लासों में कभी जाओ या फिर सामान्य ज्ञान के तौर पर आपको कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से पदार्थों से मिलता है, तो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो के अंदर हम संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन कुपोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखिए। और अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो सीरीज़ वाइज देखिए। सबसे पहला वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए और इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। शुरुआत से आप देखेंगे सीरीज़ वाइज तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो उसे भी कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमारे वीडियो को समय समय पर देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।